नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे हैं। महेश वर्णवाल सर की है, जो लेटेस्ट पैटर्न है हमारा, ये मतलब 2024 की किताब है, जो नई बनाए हैं। मतलब इसमें सारी सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। बहुत अच्छी बुक है। देखिए हमने इसमें क्या देखा है, तो हमने इसमें पॉलिटी पूरी कंप्लीट देखी, बहुत अच्छे तरीके से देखी है। पॉलिटी के बाद हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी देखी है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो हम कंप्लीट करा चुके थे। आज ही हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम नदियाँ देखेंगे, नदियों के किनारे स्थित नगर देखेंगे, द्वीप देखेंगे, प्रमुख झीलें और जलप्रपात देखेंगे, जल संधियाँ देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं नदियों से। देखिए नदियों से शुरुआत करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन कि दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए मैंने अपवाह तंत्र क्या होता है ये इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि जैसे गंगा सहायक नदी है, मतलब गंगा मुख्य नदी है, फिर उसके सहायक है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, जो कहाँ से मिलती है, तो बाएं तट से मिलती है। फिर दाहिने से यमुना मिलती है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। फिर टोंस गंगा में मिलती है, सोन गंगा में मिलती है, तो ये दाएं तट से हो जाएंगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताया, और वो पूरा जो क्षेत्र होगा वो अपवाह तंत्र हमारा हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो नील नदी है। कौन सी है, नील नदी है। और विश्व की सबसे पूछे अपवाह के क्षेत्र में दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन। देखिए लंबी पूछे तो नील नदी, बड़ी पूछे अमेजन नदी। इन सब के बारे में मैंने कई बार बताया कि लंबी बड़ी इनमें अंतर क्या है, क्या चीज़ है। तो सारी चीज़ें कई बार बताया हूँ, जो जो लोग देखते होंगे जानते होंगे। अगला है एशिया की मेकांग नदी, जो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। अगला है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर प्रवाहित होती है, वो डेन्यूब नदी है। अगला है एशिया महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। और अगर हम बात करें जायरे नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो सॉरी माही नदी जो है, जायरे नदी नहीं है, माही नदी जो भारत में है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर चलते फिर नीचे आते हैं। अगला ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो राइन नदी है दोस्तों, जो भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आर में आया था, राइन नदी के तट पे जो है कौन सा बंदरगाह है, तो रॉटरडम बंदरगाह है। ठीक, तो ये डेनमार्क मतलब वहाँ पड़ेगा, डेनमार्क में है शायद रॉटरडम बंदरगाह, देख लीजिएगा, मुझे तो डेनमार्क ही लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन था, बिल्कुल मतलब आया था, तो थोड़ा सा मतलब वो घुमा दिया था लैंग्वेज को, बाकी कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। ठीक, अगला है वह देश जो अरीय प्रवाह अपवाह या ड्रेनेज का उदाहरण है, तो वो श्रीलंका देश है। कौन सा है, श्रीलंका। अगला सर या आमू दरिया नामक नदियाँ किस महासागर में गिरती हैं, तो ये महासागर कौन सा है, अरल महासागर है। अगला है काला महासागर में गिरने वाली कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, नीपर है, डेन्यूब है, नीस्टर है, डॉन है। तो ये 4 नदियां हैं, याद रखिएगा। अगला है डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो छिछले समुद्र में होता है। देखिए छिछले समुद्र का कहने का मतलब है जैसे नदी प्रवाहित हो रही है, तो जैसे तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि एक ढाल बन जाए समुद्र में, ढाल टाइप से बनेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरह पानी भरा तो नहीं होगा, इस तरह अगर होगा, मतलब समुद्र कैसा होगा, तो दोस्तों इस तरह समुद्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखिए मैं बनाने की कोशिश करूँ, देखिए इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह का रहेगा, ठीक, मतलब ढाल टाइप से रहेगा थोड़ा, और समुद्र का मान लीजिए लेवल ये है, तो डेल्टा यहाँ कहीं बन जाएगा नदियों का, समझे कि नहीं, यानी ढाल टाइप से रहेगा तभी बनेगा। अगर मतलब बहुत मतलब छिछला टाइप से रहेगा तभी बनेगा डेल्टा, वरना अगर ढाल टाइप से रहेगा इस तरह, तो क्या बनाएगी, जैसे ये नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, यहाँ गिरेगी तो ज्वारनद मुख बनाएगी। क्या बनाएगी, ज्वारनद मुख। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात किए थे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक, अगला इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे मतलब इटली की गंगा कहते हैं, तो पो नदी है। कौन सी, पो नदी, इंपॉर्टेंट है नदी। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ, जैसे पहली है नील नदी। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आसवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर दोस्तों बना है।
अगला अमेजन, आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी बड़ी तो सबसे ज़्यादा अमेजन है, लेकिन लंबाई में पूछे तो नील है, दूसरे नंबर पे अमेजन है। ठीक, मिसिसिपी मिसौरी नदी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षीपाद डेल्टा कौन बनाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। जो उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला है रियो ग्रांडे नदी, यह यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ठीक, किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर। अगला है कोलोराडो नदी, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन या ह्यूबर बांध इसी नदी पर स्थित है। दोस्तों सारे क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए कि लल्लन टॉप टाइप के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये कोई मिस मत करिएगा, यकीन मानिएगा। अगला अमूर नदी, यह चीन व रूस की सीमा निर्धारित करती है। डेन्यूब नदी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी बेलग्रेड की राजधानी यूगोस्लोवाकिया बेलग्रेड है। उसके बाद स्लोवानिया ब्राटिस्लावा हो जाएगी राजधानी उसकी, और रोमानिया की बुखारेस्ट हो जाएगी, हंगरी की बुडापेस्ट हो जाएगी, ऑस्ट्रिया की वियना हो जाएगी, से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक दोस्तों, तो ये जो पहले दी है राजधानी है, ब्रैकेट में देश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, उसके बाद नीचे आते हैं। देखिए मेकांग नदी है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, कौन सी? मेकांग हो जाएगी। ओल्गा नदी, वाल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? ओल्गा नदी है। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक तेल नदी अपने यहाँ भी है, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी, जो भारत में है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला है जाम्बेजी नदी, तो विक्टोरिया जलप्रपात या करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो आपको केवल जाम्बेजी याद रखना और करीबा बांध किस पे है? जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया वाटरफॉल किस पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। ठीक दोस्तों, अगला है कांगो या जायरे नदी। देखिए ये जो मैं बता रहा था वह मतलब कांगो व जायरे नदी है। ये क्या है? यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले जलप्रपात या लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। यानी कांगो जायरे नदी एक ही नदी है। ठीक दोस्तों, कर्क रेखा को मतलब भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और अगर हम बात करें लिम्पोपो नदी, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला लिम्पोपो नदी, यह दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला माही नदी, भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है राइन नदी, यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। अगला दिया मर्ले डार्लिंग, ये नदियाँ कोस्टको पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक, मर्ले डार्लिंग नदी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए यहाँ लिखा म्यांमार की इरावदी और साल्वीन नदियों के दोआब क्षेत्र में पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए म्यांमार में इरावदी और साल्वीन नदियाँ हैं, याद रखिएगा। नदियों के किनारे स्थित नगर, दोस्तों थोड़ा कम साफ दिख रहा होगा ना, नीचे साफ दिख रहा है, ऊपर थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा। मैं जूम करके बता दूंगा सारी चीज़ें, 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत करेगा बस। यहाँ लिखा रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ओल्गा नदी पर है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लंदन किस नदी पर है? तो टेम्स नदी पर है। मैंने बताया था लंदन टाइम्स, आप जानते नहीं, लंदन टाइम्स एक न्यूज आता था, तो टाइम्स को हम टेम्स पढ़ें, टाइम को टेम्स पढ़ें, और लंदन यानी लंदन किस नदी पर? तो टेम्स। सेंट पीटर्सबर्ग की नदी पर है, नेवा नदी पर है। किस पे है? नेवा। अगला क्वेश्चन दिया है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर है? तो हॉन नदी पर है। कहाँ है? हॉन नदी पर। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी पर है? एल्ब नदी पर। किस पे? एल्ब नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर, जैसे वियना, जिसकी जो है नगर है ऑस्ट्रिया देश में है, डेन्यूब नदी पर है। ड्रेसडेन है, जर्मनी देश में है, एल्ब नदी पर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डार्लिंग नदी पर है। म्यांमार की राजधानी यंगून या रंगून इरावती नदी पर है। कनाडा का शहर है क्यूबेक। ठीक, सेंट लॉरेंस नदी पर है। पोलैंड वार्ता है, विस्चुला नदी पर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कि जर्मनी हैम्बर्ग जो शहर है एल्ब नदी पर है।
इराक की राजधानी बगदाद है, टिग्रिस नदी है, दजला नदी पर है। इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी पर है। अगर हम टाइगर को देखेंगे तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। अगला है न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है, वो हडसन नदी पर है। लाहौर जो है पाकिस्तान का शहर है, रावी नदी पर है। कराची पाकिस्तान का शहर सिंधु नदी पर है। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी पर है, यूएसए की राजधानी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी टेम्स नदी पर है, हम लोग अभी देखे। अगला है मॉस्को रूस मस्कावा नदी पर है। कोलोन जर्मनी का शहर है, राइन नदी पर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, ला प्लाटा नदी पर है। उसके बाद नदी पर है मतलब या फिर नदी के तट पे स्थित है, इस तरह कह सकते हैं। ठीक, मॉन्ट्रियल कनाडा का है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। न्यू ऑर्लियंस यूएसए का है, मिसिसिपी नदी पर है। उसके बाद है एल कैरो या काहिरा मिस्र है, नील नदी में मतलब नील नदी के तट पर है। अगला है बर्लिन जर्मनी, स्प्रीक नदी के तट पर है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। शंघाई चीन यांगत्से नदी पर है। उसके बाद जो है सीन नदी के तट पे कौन है, पेरिस है। ठीक, फ्रांस में। देखिए पेरिस में क्या है, जो है एफिल टावर है। एफिल टावर को हम क्या करने जाते हैं, देखने को इंग्लिश में कहते हैं सीन, तो सीन नदी पे पेरिस है। ठीक, अगला है यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, हम लोग अभी देखे। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए यहाँ लिखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। दजला और फरात नदियों का संगम इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। अगला फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो सीन नदी के तट पर है। अगला सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है। अगला दिया है श्वेत या ब्लू नदी नील नदी के संगम पे कौन सा शहर है, तो खार्तून है। जहाँ मतलब वाइट और ब्लू नाइल या नील नदी मिलती है वो खार्तून शहर है, सूडान की राजधानी है। ठीक दोस्तों, अगला टाइबर नदी, तो टाइबर यानी टाइगर को देखेंगे तो रोम खड़ा हो जाएगा, यानी रोम शहर हो जाएगा। जाम्बिया जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जहाँ विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कौन सी है, जाम्बेजी है दोस्तों। अगला पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 चिन्हित नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए नदियाँ और महाद्वीप, डेन्यूब किस महाद्वीप में, यूरोप। रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका, ला प्लाटा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद यांगटीसी एशिया, मेकांग एशिया हो जाएगा। उसके बाद जो है हो जाएगा साल्वीन एशिया, गंगा एशिया, सिंधु एशिया, नील अफ्रीका। उसका मर्ले डार्लिंग एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सॉरी। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका में है, यांगत्से नदी एशिया में, होंगहो एशिया में, पराना दक्षिण अमेरिका, अमूर नदी एशिया में है, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका है, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका, जायरे अफ्रीका में है, इरिटिस एशिया में है, लीना एशिया में है। ठीक दोस्तों, और ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं। आगे बढ़ें, अब देखते हैं द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तो न्यू गिनी द्वीप हो जाएगा। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में है। ठीक, अगला दिया है एसेंशियन द्वीप किस देश का औपनिवेशिक द्वीप है, तो इंग्लैंड का है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। अगला है न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए है, तो मत्स्य के लिए है। अगला फिजी द्वीप किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है दोस्तों। अगला है एलुसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा, तो रूस के देश से खरीदा 1867 में। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित होता है, बोर्नियो द्वीप में। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला दिया हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। कालीमत्तन किस द्वीप का भाग है, बोर्नियो द्वीप का है। अगला है जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। ठीक, उसके बाद देखिए विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं, हमें ये नहीं याद करना क्षेत्रफल उनका, हमें बस मोटा मोटा अंदाजा रहे कि ये चीज़ है। देखिए सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। कभी कभी क्या करता है इन चारों का मिलान करने के लिए दे देता है, तो देखिए GNBN इस तरह हम कर सकते हैं, याद करना हो, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। ठीक, उसके बाद है बैफिन, फिर सुमात्रा, फिर होन्शु, फिर विक्टोरिया, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर एलेस्मर द्वीप है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम कौन कौन से हैं, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम। सबसे बड़ा होन्शु, होकाइडो, फिर कुइशु, फिर शिकोकू, सबसे छोटा शिकोकू। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, अब देखते हैं कुछ द्वीप समूह कहाँ स्थित है।
देखिए मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण हिंद महासागर में है। चीन में मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ? तो 1999 में हुआ। अगला है बेलिएरिक द्वीप समूह किस सागर में है? भूमध्य सागर में है। अगला दिया है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। अगला है ग्रेटर एंटीलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखते हैं कुछ द्वीप है उनकी अवस्थिति। जैसे सेशल्स द्वीप कहाँ? हिंद महासागर में। फेरो द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर में। न्यूफाउंडलैंड उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। हवाई द्वीप कहाँ? प्रशांत महासागर। आपको देखना पड़ेगा हवाई द्वीप जैसे यूएसए के अंतर्गत आता है, तो ये देखेंगे तभी पता चलेगा ना मैप में। कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में है। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में है। तस्मानिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है दोस्तों। उसके बाद है आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में है। फिर साइप्रस द्वीप है भूमध्य सागर में। एसेंशियन द्वीप है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। वैंकूवर द्वीप कहाँ है? उत्तर प्रशांत महासागर में। बहरीन द्वीप कहाँ है? फारस की खाड़ी में है। एलुसियन द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। बैफिन द्वीप है उत्तर आर्कटिक महासागर में। अगला है बैंक द्वीप ब्यूफोर्ट सागर में है। लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में है। फिर प्रिंस एडवर्ड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। सिसिली द्वीप कहाँ है? तो दक्षिण भूमध्य सागर में है। नौरू द्वीप कहाँ है? पश्चिम प्रशांत महासागर में है। फिजी द्वीप कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। सिसिली द्वीप कहाँ है? तो जो है ये दक्षिण भूमध्य सागर में है। उसके बाद है ट्रिनिडाद व टोबैको द्वीप कहाँ है? कैरेबियन सागर में। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जैसे फोकलैंड द्वीप कहाँ है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में। आप जब देखेंगे फोकलैंड अर्जेंटीना के ये वाला जो क्षेत्र है फोकलैंड पड़ेगा ना। अगला है मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में। कनाडी उत्तरी अटलांटिक में है ना। ये चीज़ थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए प्रमुख झील व जलप्रपात। झीलों के निर्माण कैसे होते हैं? देखिए एक तो होता है निर्माण प्रक्रिया के आधार, एक तो प्राकृतिक झील होगी, एक कृत्रिम झील होगी। दूसरा जल की प्रकृति के आधार, एक तो खारे पानी की होगी, एक मीठे पानी की। अगला उत्पत्ति के आधार पर, तो देखिए एक तो डेल्टा से झील बनेगी, एक जलोढ़ झील होगी, एक गोखुर होगी, एक हिमानी झील होगी, एक दरार घाटी झील होगी, एक भ्रंश द्वारा निर्मित झील होगी, एक वलन से निर्मित झील होगी, एक भूकंप से निर्मित झील होगी। समझे कि नहीं? तो इतनी प्रकार से झीलें बन सकती हैं। अब देखिए लिखा विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो ये सुपीरियर झील है, कहने की बात ही नहीं है। कहाँ है? तो यूएसए में पड़ती है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक। अगला दिया विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। कितनी है? तो 1642 मीटर है। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जैम्बेजी नदी पर है। ऊपर हम लोग देखे ही हैं। नियाग्रा वाटरफॉल कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। एक चीज़ आप याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कल? मैंने जो पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट, ध्यान करिए, उसमें मैंने बताया था इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल है, चित्रकूट जलप्रपात है, जो कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक है? गोदावरी की। डाला था कि नहीं? और ये क्वेश्चन आया भी है कब? यूपी पुलिस में आया है। तो देखिए मैंने बताया था कि नियाग्रा वाटरफॉल भी कहते हैं इसे, भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। ये चीज़ कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लिखी थी, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत का, चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात भारत का है, उसे कहते हैं भारत का नियाग्रा वाटरफॉल। समझ में? तो यही वाला नियाग्रा वाटरफॉल है, इसी की तरह देखने में लगता है। अगला है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। आज का अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध अंगुली नुमा झीलें किस देश में स्थित हैं? तो यूएसए में है। 11 झीलों का समूह है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वाटरफॉल है, कैरिनो नदी पर है। ठीक। अगला दिया है ग्रेट सॉल्ट लेक किस झील की, मतलब किस श्रेणी की झील है? तो दरार या रिफ्ट वैली की झील है। अगला आमू दरिया या सिर दरिया नदियाँ किस झील में है? तो अरल सागर में गिरती हैं। अगला दिया विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात कौन कौन से हैं? देखते हैं। एंजिल वाटरफॉल कहाँ है? वेनेजुएला में है। उसके बाद है टुगेला जो वाटरफॉल दक्षिण अफ्रीका है। फिर योसेमाइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुंदरलैंड न्यूजीलैंड में है। उसके बाद है वो ओलो मोसबी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद गैवेरने कहाँ है? तो फ्रांस में है। उसको देखिए ये हिंदी और इंग्लिश में यही तो दिक्कत होती है, इंग्लिश कुछ और होगा और उच्चारण में कुछ और है यहाँ। उसके बाद है टाइसे फॉलेन नॉर्वे में है। रिचेनबैक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। मार्डल फोसेन नॉर्वे में है। रिबन यूएसए में है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, केवल आप इसमें से एक नाम सुने हैं, वो भी एंजिल सुने होंगे अगर,
और बहुत पढ़ाकू बच्चे होंगे तो एक दो और सुन लिए होंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये नाम सुना होगा। बहुत मतलब रेयर केस बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। RO PCS में जो फैक्ट वाले एग्जाम होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है कभी कभी। UPSC भी ऐसे क्वेश्चन बनाती है जो किसी को अता पता ना हो ना। अगला है लुडविग नहर दक्षिण अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं ऊपर की कौन सी झील कहाँ है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें, पहली क्या है, कैस्पियन सागर। देखिए कजाक सबसे बड़ी कौन सी है, कैस्पियन सागर। फिर जो है ये सागर नहीं है दोस्तों, झील है, ठीक। फिर सुपीरियर झील है। देखिए ये कहाँ है, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान में पड़ती है। सुपीरियर कनाडा यूएसए की सीमा पर है। विक्टोरिया युगांडा, केन्या, तंजानिया में है, ठीक। उसके बाद ह्यूरोन कहाँ है, तो ह्यूरोन झील जो है ये है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है दोस्तों। अगला ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये कनाडा में पड़ेंगी, ठीक। उसके बाद अथाबास्का भी कनाडा में है। इरी, इरी कहाँ है, तो कनाडा यूएसए में है। विनिपेग कनाडा में है। ओंटारियो झील, तो ओंटारियो झील कहाँ है, तो कनाडा यूएसए में है। लडोगा झील रूस में है, इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। बालखस कजाकिस्तान में है दोस्तों। ओनेगा रूस में है। अथाबास्का कनाडा में है। रेंडियर कनाडा में है। इसिक कुल किर्गिस्तान में है। अल्बर्ट युगांडा व कांगो में है। मनीटोबा कनाडा में है। ग्रेट सॉल्ट अमेरिका में है। उड, उड कहाँ है, तो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ें। अब देखें जल संधियाँ। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, तो बेफिन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, जिब्राल्टर है। अगला है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। अगला हार्मुज जल संधि कहाँ स्थित है, तो फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। अगला एशिया को उत्तरी अमेरिका में कौन सा जलडमरू पृथक करता है, तो बेरिंग करता है। कौन सा, बेरिंग करता है। देखिए यूएसए वाला ये पार्ट अलास्का, इधर रसिया है, तो इनके मध्य ये है बेरिंग जल संधि, ठीक। ये एशिया वाला है, ये जो है उत्तरी अमेरिका, तो इनको अलग कौन करता है, बेरिंग जल संधि। समझ में कि नहीं दोस्तों। आगे बढ़ें। आप देखते पहले ऊपर देखते फिर जल संधियाँ देखेंगे दोस्तों। देखिए 6 डिग्री जो है चैनल है, 6 डिग्री चैनल ये किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। अगला है इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डोबर जल संधि। अगला यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोबर जलडमरू मध्य से निकाली गई है। अगला पाक जलडमरू मध्य किन दो जलराशियों के मध्य स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अगला लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेव। अगला है जोहर जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है, सिंगापुर को मलेशिया से दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ जल संधि, थोड़ा सा हम मतलब जो है पास में करेंगे ताकि एक ही साथ देख लें सब। देखिए यहाँ है मलक्का जल संधि, पहला क्या है, मलक्का जल संधि। इनको कौन जोड़ते, मतलब जोड़ता किसको है, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। अगला है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत श्रीलंका के मध्य है, ठीक। अलग कौन करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इस तरह याद रखिए। सुंडा जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया में है। युकाटन चैनल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर में पड़ती है, मैक्सिको क्यूबा को अलग करता है, समझे कि नहीं। अगला है ओरंटो जल संधि, एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर, ये इटली और अल्बानिया में है। उसके बाद बाब अल मंदेव है, लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ता है, यमन और जिबूती के मतलब वहाँ पे है जहाँ यमन और जिबूती को अलग करता है, इस तरह कर सकते हैं, ठीक। सॉरी दोस्तों। अगला दिया मोजाम्बिक चैनल, हिंद महासागर है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। अगला है नॉर्थ चैनल, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर है, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। अगला दिया है टॉरस जल संधि, अराफुरा सागर व पपुआ की खाड़ी है, पपुआ न्यू गिनी व ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। अगला है बॉश जल संधि, तस्मान सागर व दक्षिण सागर को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक। अब स्थिति कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला बेरिंग, तो बेरिंग सागर चुकची सागर अलास्का और रूस को जोड़ता है, मतलब अलग करता है। बास्पोरस है, काला सागर मरमरा सागर तुर्की में है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी व अटलांटिक को जोड़ता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र में है। अगला डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर है, ग्रीनलैंड व आइसलैंड के जगह पे है, मतलब स्थिति उसकी ग्रीनलैंड और आयरलैंड के पास है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है, इंग्लैंड और फ्रांस अवस्थिति है, ठीक। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के पास है।
अगला हार्मुज जल संधि, तो फारस की खाड़ी हो जाएगा, ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये ओमान व ईरान के मतलब पास में है। अगला हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, कनाडा में है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, स्पेन व मोरक्को को अलग करता है। ठीक दोस्तों। अगला मैग्नल जल संधि, तो प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक में है, चिली में पड़ता है ये। अगला है फोविक्स जल संधि, दक्षिणी प्रशांत महासागर व तस्मान सागर, न्यूजीलैंड, ये दक्षिणी द्वीप ईस्टी वर्ल्ड हो जाएगा। अगला दिया फार्मोसा द्वीप है, दक्षिणी चीन सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, चीन व ताइवान को अलग करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा से पृथक करता है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्कस की हैं, इसीलिए जहाँ ये माइनस लगा है ये समझ लीजिए कि वहाँ अलग कर रहा, पृथक कर रहा है, और जो मतलब सिंगल लिखा है इसका मतलब वो स्थान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नहरें एवं बांध देखते हैं दोस्तों। लिखा है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। उसके बाद लिखा है कि किन नहर को एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा मानते हैं, तो सुएज नहर है। अगला, सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला है सू नहर किन दो झीलों के मध्य, तो सुपिरियर और ह्यूरोन के मध्य सू नहर है दोस्तों। अगला दिया सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पत्तन है, तो पोर्ट सईद और सुएज पोर्ट है। ठीक, अगला पराना नदी पर निर्मित एतुपू बांध ईतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, या ब्राज़ील व पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। ठीक दोस्तों। देखिए इंग्लिश में कुछ और होगा, हिंदी कुछ और रहता है, इसीलिए नाम लेने में थोड़ा कठिनाई आया करती है, याद रखिए भाई। आप ही को अचानक से नाम लेने को दे दिया जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और लिखा रहेगा, हिंदी में कुछ और रहेगा, मैं जानता हूँ, ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है ना। अगला आसवान बांध जो है उच्च बांध कहाँ स्थित है, तो मिस्र में है, नील नदी पर है। कील नहर, तो उत्तरी कील बाल्टी में, तो उत्तरी से उत्तरी सागर और बाल्टी से बाल्टिक सागर, तो इन दोनों को कौन जोड़ती, कील नहर। अगला दिया है कि विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन है, जिया ओझू की खाड़ी में है। कहाँ है, जिया ओझू खाड़ी में है। अब ये खाड़ी आप देखिएगा कहाँ है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, तो बक्स नदी पर स्थित रोगन बांध है, तजाकिस्तान में। अगला, आसवान बांध मिस्र में है दोस्तों। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख बांध, जैसे नुरेक बांध है, नदी है बक्स, रूस में पड़ता है। भाखड़ा नागल सतलज में है, भारत में पड़ता है। कुरोबेगावा कुरेबे नदी पर है, जापान में पड़ता है। कबोरा बासा जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया में पड़ता है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी, जाम्बिया में पड़ता है। अगला, आसवान बांध नील नदी, मिस्र में पड़ता है। अकोसोम्बो ओल्टा नदी पर है, घाना में पड़ता है। ग्रॉन्ड डिक्सेंस नदी पर है, स्विट्जरलैंड में। वाइजोंट नदी पर है, इटली में है। ओरेविले फीदर नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हूबर बांध कोलोराडो नदी यूएसए में पड़ेगा। वारागाम्बा नदी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक दोस्तों, तो कुछ आप नहीं सुने होंगे, कुछ सुने होंगे, तो लेकर चलेंगे ऐसे ही। अब देखिए फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। यहाँ पूछा है कि विश्व के प्रमुख नहर व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सुएज नहर जोड़ती किस किस को है, तो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है, और कहाँ है, तो मिस्र में है। पनामा नहर कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को पनामा में है। अगला, ओल्गा डॉन नदी है, रोस्टो व स्टालिनग्राद को जोड़ती है, और ये रूस में है। कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है, जर्मनी में है। अगला है कि उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम बंदरगाह को जोड़ते हैं, वो जर्मनी में है। अगला, ईदी नहर ईदी हडसन व ईदी को जोड़ता है, अमेरिका में है। ठीक दोस्तों। अगला, सू नहर सुपिरियर और हीरोन को जोड़ता है, अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में है। केपी नहर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, भारत में पड़ता है। गोटा नहर स्टॉकहोम गुटेनबर्ग में है, स्वीडन। अगला है मैनचेस्टर नहर, ये मैनचेस्टर व लिवरपूल में पड़ता है, ग्रेट ब्रिटेन में। बेलैंड नहर ईरी व ओंटारियो को जोड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, लगभग 82 किलोमीटर लंबी है। ठीक दोस्तों। अब हम देखते हैं वायुमंडल। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बहिर्मंडल कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो बाह्य मंडल में स्थापित होते हैं। उल्का पिंड जो आते हैं आयन मंडल में आते हैं। रेडियो तरंगे आयन मंडल में होती है, 80 किलोमीटर होता है। बीच वाला मध्य देखिए सबसे नीचे होगा हमारा क्षोभ मंडल, ठीक 8 किलोमीटर, ये क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद हम जाएंगे 18 किलोमीटर तक समताप मंडल मिलेगा, इसमें मौसम गुब्बारे जेटयान ये मतलब साफ रहता है। बादल जो होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक दोस्तों।
उसके ऊपर मतलब समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ उड़ा करता है। अगला है क्वेश्चन क्या है, तो मध्यमंडल है, फिर आयनमंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है वायुमंडल की संरचना और विभिन्न परतें। देखिए पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे है वायुमंडल कहलाता है। अगला है रासायनिक संगठन के दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है, एक सममंडल एक विषममंडल। अगला दिया अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। 1000 बार पूछा गया है, ये भी 1000 बार। वायुमंडल की कौन सी विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर है। अगला ओजोन परत, ये भी समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अगला रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, आयन मंडल है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती दोस्तों, तो रेडान नहीं पाई जाती। ठीक, भूकंप के समय ये सक्रिय होती। अगला है मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। ठीक दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। ठीक, मतलब तापमान कितना है, -95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। मुझे लगता कुछ जल रहा है तो वही मैं देखने लगा था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि वायुमंडल के कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, तो आयन मंडल के लिए उत्तरदायी है। अगला संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर से स्थापित होते हैं, तो तापमंडल या बहिर्मंडल। अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि बना हुआ है उपग्रह। अगला दिया है पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। ठीक, यानी जो देखिए एक चीज़ समझिए, ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हिमालय पर खूब सारी बर्फ़ जमी हुई है, तो पिघल क्यों नहीं रही, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है फिर भी नहीं पिघल रही ना दोस्तों, पिघलती है नहीं। देखिए सूर्य का जो प्रकाश आया तो इतनी चिकनी बर्फ़ है कि सूर्य का जैसे प्रकाश पड़ा वे परिवर्तित हो जा रहा है, यानी सूर्य ताप को परावर्तित करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, अपने ऊपर लेता ही नहीं, तो गर्मी बनाता ही नहीं, तो पिघलता ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट यही बताना चाह रहा है। आगे बढ़ें। अगला पृथ्वी, देखिए बर्फ़ चिकनी होती कि नहीं, हाथ से फिसलती रहती है, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पकड़, जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी आई पड़ी बर्फ़ पे, फिर इतनी चिकनी है कि वो फिसल के बाहर, समझे कि नहीं, तो गर्माहट को महसूस ही नहीं होने देती। अगला है कि साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं, विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। यानी सूर्य जितना जितना सूर्य जो है ऊष्मा भेजता है रात में, उतना वापस भी हो जाती है सूर्य से विकिरण, समझ में कि नहीं, यानी जितनी भी सूर्य की ऊष्मा आती है रात में चली भी जाती विकिरण के द्वारा, समझ में कि नहीं। लेकिन जिस दिन बादल होते हैं तो विकिरण जब रात में जाना शुरू करती है तो बादल क्या करते हैं, उनको नीचे ले आते हैं, मतलब घेर, तो इसीलिए गर्मी उमस ये सब शुरू हो जाता है। यहाँ लिखा पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किए गए, माइनस नहीं है। ठीक, अगला दिया है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, लगभग 64 किलोमीटर तक रहती है। ठीक, उसके आगे जो है ऑक्सीजन हमें खरीदना पड़ता है। मान लीजिए ऑक्सीजन की ऊंचाई मतलब ऑक्सीजन कम होने लगता है। उसके बाद विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आयन मंडल। अगला समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी किरण को रोकना है। अगला दिया ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी, तो 1987 में बनी। अगला है, ये कनाडा में पड़ता है। ठीक, वायुमंडल के किस परत पर वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति पाई जाती है, तो आयन मंडल पर या बहिर्मंडल। अब देखते हैं पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन, यानी अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन N2 यानी 78.8% है, ऑक्सीजन कितना है 20 मतलब 21% मान लो, आर्गन है 0.93%, ऑक्सीजन 0.036%, नियान कितनी है, तो बहुत कम है, तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें कितना याद करना दोस्तों, यही 4 याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक, यानी सबसे ऊपर तो नाइट्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन, बस 4 ये याद कर लीजिए। बाकी मिलता तो हाइड्रोजन है, जेनान है, क्रिप्टान है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ हम देखें, मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। अब देखते हैं चक्रवात दोस्तों। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलते हैं, ये अनुकूल चलते हैं, यानी दक्षिण इस दिशा में चलते हैं।
देखिए चक्रवात के कारण चक्रवात के प्रकार, एक तो जो ठंडी वाले होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए कर्क रेखा मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात होगा, तो सीधी सी बात गर्मी है तो उष्ण कटिबंधीय होगा। टाइफून चक्रवात कौन सा क्षेत्र होता है, तो जो चाइना वाला चाइना सी है नहीं, वहाँ पे टाइफून वाला होता है। अगला दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, अगला है कि ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। दोस्तों ये खिसकता रहता है, ठीक, ऊपर की ओर जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी जाएगी उधर ही ये खिसकता रहता है। अभी हम ये बाद में देखेंगे चक्रवात, ये थोड़ा देख लेते हैं ऊपर वाला। देखिए चक्रवात बनते कैसे हैं। देखिए मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए गोला है, यहाँ पर वायु गर्म हुई, गर्म होने के बाद उठने लगेगी, तो इसके अगल बगल की जो वायु होगी वो भरने आ आएंगी कि नहीं दोस्तों। वही प्रोसेस यहाँ है। देखिए अगल बगल से आ रही ना, यहाँ निम्न दाब जैसे बना तो क्या होगा, अगल बगल की जो है हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और ये इतनी स्पीड में चलती हैं कि ये गोले का रूप धारण कर लेती हैं और ये चक्रवात के रूप में जो है दिखने लगती हैं। समझ आया कि नहीं, तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए लिखा है कि टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है, तो फुजीटा स्केल का किया जाता है। टॉर्नेडो का संबंधन मुख्यतः USA से और ऑस्ट्रेलिया से है। अगला विली विली, तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। अगला है तूफानों के निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साफर सिम्पसन स्केल का किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखते हैं कुछ हम जो है चक्रवात का जो है ये देख लेते हैं नाम। देखिए विश्व के प्रमुख चक्रवात दिया है 2018 में जो आया, तितली भारत में आया, सामर सोमालिया व गल्फ ऑफ अदन में आया, लुबान में अरब सागर आया, गाजा में गल्फ ऑफ आइलैंड, उसके बाद हरिकेन माइकल आया USA में, टाइफून फिलीपींस में आया, हरिकेन वलाका हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में आया। 2019 में आया फाबुक थाईलैंड म्यांमार अंडमान निकोबार प्रभावित क्षेत्र था, ओवेन ऑस्ट्रेलिया में था। 2020 में अम्फान आया, भारत बांग्लादेश श्रीलंका वाला क्षेत्र था। आर्थर उत्तरी अमेरिका, निसर्ग भारत, निवार भारत श्रीलंका, टाइफून मोलावे वियतनाम, टाइफून गोनी फिलीपींस, हरिकेन ईटा मध्य अमेरिका, यहाँ चल रहे हैं दोस्तों। हरिकेन डेल्टा USA हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2021 में गुलाब आया, पाकिस्तान ने नाम दिया था, भारत में आया। तौकाते म्यांमार ने दिया था नाम, भारत में आया। यस भारत में आया। फराजी हिंद महासागर में आया। जवाद बंगाल की खाड़ी में आया। फिर आसानी आया बंगाल की खाड़ी में, ठीक। श्रीलंका ने नाम दिया था। इमनाती हिंद महासागर, एलेक्स अटलांटिक महासागर, उसके बाद बोनी अटलांटिक महासागर, सितरंग बंगाल की खाड़ी, शाहीन अरब सागर, गुलाब बंगाल की खाड़ी। फिर 2023 में कौन आए, फ्रेडी दक्षिण हिंद महासागर, बिपरजॉय उत्तर हिंद महासागर, जो ही बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया था। कैरिबियन जो चक्रवात आया वो कहाँ आया, दक्षिण हिंद महासागर, और तेज आया अरब सागर में। तो ये चक्रवात आए थे, ठीक। अब देखते हैं बैरोमीटर से पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है, तूफान आने का सूचक है। अगला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते, तो केवल शीत ऋतु में। अगला है भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है, क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली देता है, ठीक। अब देखते हैं चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तथा प्रति चक्रवात इसके विपरीत स्थिति होती है, यानी चक्रवात में जो स्थिति होती है उसके विपरीत प्रति चक्रवात होता है। देखिए हम कभी समझेंगे बोर्ड पे दोस्तों, बहुत मैं बता रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं चूज कर लिया हूँ कि इतने टॉपिक हमारे पास लगभग 200 टॉपिक हैं जो मुझे बताने हर बच्चे को जानना भी चाहिए तैयारी के दौरान। तो उसकी टेंशन छोड़िए, आप एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपके सामने आऊँगा, तो पूरा मतलब अच्छे से आऊँगा ना। चक्रवात के केंद्र किस नाम से जाने जाते हैं, तो चक्रवात की आँख के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। अगला दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पवन एवं आर्द्रता। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण है, तो पृथ्वी का घूर्णन है दोस्तों। चालीसा पवनें किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। अगला है गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जानते हैं, तो शीत फोन कहते हैं। अगला दिया है दोनों गोलार्ध मतलब 30 से 35 डिग्री अक्षांश और 60 से 65
डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पवन को क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। ये मतलब आइस हिमभच्छी भी इसे कहते हैं। ये मतलब बर्फ़ को पिघला देता है, इसीलिए हिमभच्छी कहते हैं। अगला, कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? जी कोरियोलिस ने की थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अभी हम ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिरोको पवन जो है रक्त वर्षा के नाम से जानती हैं। मतलब यहाँ लिखा पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? तो रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। अभी हम देखेंगे क्यों कहते हैं, अभी सारी चीज़ें। स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु में 6 माह समुद्र के स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक दोस्तों, मतलब जो स्थानीय पवन होती है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। देखिए मैं बताऊँ इसका रीजन। ग्रीष्म ऋतु में कह रहा है कि समुद्र से स्थल की ओर। अब देखिए, मान लीजिए भारत है ये, ठीक, भारत है, इधर अरब सागर में है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब बताइए ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्म क्या होगा? पानी तो देर से गर्म होता ना दोस्तों, तो ये सबसे कम गर्म होगा। लेकिन स्थल तो तुरंत गर्म हो जाता ना, सूर्य का प्रकाश आएगा, खटाखट गर्म हो जाएगा, तो भारत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये जो हमारा स्थल होगा ये गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म होगा तो इसकी हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठे जाएंगे तो यहाँ पे खालीपन हो जाएगा, होगा कि नहीं? खालीपन। इस खालीपन को भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। चलेंगी कि नहीं दोस्तों, बताइए? समुद्र से हवाएं चलेंगी, तो यही है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? 6 माह समुद्र से हवाएं चलना शुरू करेंगी। शीत ऋतु में क्या होगा? स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलेंगी। कैसे? देखिए, जैसे भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, अब सूर्य जब जा रहा है तो ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा, होगा कि नहीं? सूर्य लौटेगा तब भी ये धीरे धीरे गर्म होगा, तो ये बहुत गर्म हो जाता है। कब? मतलब बहुत गर्म होने का मतलब है कि मतलब स्थल से ज़्यादा गर्म हो जाता है। कब? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में सूर्य कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। मान लो यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया तो सीधी सी बात है, ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा, मतलब ये क्षेत्र ठंडा हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों? ठीक, ये क्षेत्र ठंडा होगा। मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र ठंडा होगा। सॉरी, देखिए इस तरह देखिए, जैसे अभी भारत का एग्जाम्पल देते हैं, भारत का ही समझिए। मैंने ग्रीष्म का बताया, अब ठंडी में देखो, ठंडी में ये क्षेत्र ठंड रहेगा कि नहीं दोस्तों? मैंने बताया ठंडी में क्या होगा? समुद्र जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक जो है सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती रही तो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ, तो ये ठंडी तक ये खूब गर्म हो गया, मतलब भर का गर्म हो गया। तो इसकी जो हवाएं होंगी ये वाष्प बन के ऊपर उठेंगी कि नहीं? तो ये क्षेत्र खाली हो जाएगा। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए समुद्र यहाँ से हवाएं चलेंगी, स्थल से हवाएं चलेंगी, तो स्थल से ये समुद्र की ओर हवाएं चलेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं आया तो बोर्ड पे किसी दिन बता देंगे। ठीक, आगे बढ़े। डॉक्टर हवा को किस नाम से जानते हैं? तो हरमट्टन पवन कहते हैं। रोन नदी भूमध्य रेखा तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन। अब याद कराएं, देखिए डॉक्टर के पास आप जाएंगे, मान लीजिए आप बीमार है, कमज़ोर है, तो कहेगा मटन खाओ यार, मटन 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 हरमट्टन, मटन हरमट्टन। ठीक, अभी जस्ट आपके सामने ही बनाया हूँ, मुझे पहले से नहीं पता था। ठीक दोस्तों, मैं इसीलिए तो आगे बढ़ गया था, लेकिन बना दिया। ठीक, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडा को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गजरती चाल सा, 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड चाल सा, सॉरी प्रचंड पचासा कहते हैं, 50 है तो 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखता साठा के नाम से जानते हैं। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आया रहा आपके सामने। जैसे चिनूक कहाँ है? तो रॉकी पर्वत यूएसए में है। एक गर्म व शुष्क दो प्रकार की हवा है। फोन है, अल्प्स में चलती है, स्विट्जरलैंड में है, अल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, गर्म व शुष्क हवा है। ठीक, प्रकार इसका। सिरोको मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी और जो है मेडिस में चलती है। ये गर्म व शुष्क व रेत भरी पवनें हैं। थोड़ा जूम करें, इस तरह देखते हैं। ये उसके बाद लिखा ब्लैक रोलर, क्या लिखा है? ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान है, गर्म एवं धूल भरी शुष्क। सीमूक है, अरब के रेगिस्तान में चलती गर्म एवं शुष्क हवा है। हरमट्टन सहारा में चलती है, गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती उष्ण एवं शुष्क है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में चलती भारत काल बैसाखी, ये गर्म एवं शुष्क है। लू उत्तर भारत में चलती प्रचंड एवं शुष्क है। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस में चलती है, ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। टेम्पोरल है, मध्य अमेरिका मानसूनी हवा है। दोस्तों जिसे नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम कर लीजिएगा और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपना, मतलब क्वालिटी 360 पे कर लीजिएगा, दिखने लगेगा। ठीक, बस यही रहेगा दिक्कत। देखिए बोरा है इटली, उसके बाद देखिए इडली किस में आ रही है? इडली बोरा में आ रही है, तो इडली से इटली और बोरा हो जाएगा। शुष्क एवं अत्यधिक ठंडी हवा है। ब्लिजार्ड ये कहाँ? साइबेरियाई क्षेत्र कनाडा यूएसए में है, ध्रुवीय हवाएं हैं।
ये बहुत मतलब ठंडी हैं। उसके बाद है नॉर्टे, यूएसए में है, ध्रुवीय पौने हैं। मेस्ट्रो भूमध्य सागरीय हैं, उत्तर पश्चिमी पौने हैं। दक्षिणी बस्टर ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, तेज और शुष्क ठंडी पौने हैं। लेवांटर है, दक्षिणी स्पेन फ्रांस, पूर्वी ठंडी हवाएं हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है कि ध्रुवीय पौने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं वन, हमारा ये लास्ट है आज का। देखिए वन कैसे होते हैं, तो वन जो है बायोम, यहाँ लिखा फॉरेस्ट बायोम, एक सदाबहार वन होते हैं, एक पर्णपाती होते हैं। सदाबहार में आपको हरा भरा दिखेगा हमेशा, ठीक। अब जबकि हरा भरा ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे वन जो है पतझड़ नहीं आता है, लेकिन इतने घने होते हैं कि पतझड़ कुछ वनों में आता है तो पता ही नहीं चलता है, वो हमेशा घने बने नजर आते हैं, ठीक। पर्णपाती वन है, तो देखिए सदाबहार वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मध्य अक्षांशीय, भूमध्य सागरीय सदाबहार, शंकुधारी वन हो जाएंगे। पर्णपाती में आते उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन है, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ें, अब देखते हैं पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो विषुवतरेखा में पाए जाते हैं, जैसे अमेजन का जंगल विषुवतरेखा में पड़ता है। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं दोस्तों। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन के हैं। अगला है कि डेल बर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित, तो शीशम से है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ है, तो कांगो घाटी में है। विषुवतीय प्रदेशों व उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा व उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में है, तो ब्राजील में। अमेजन वर्षा वन वही है ना। अगला है कि विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। अगला मुलायम लकड़ी व लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश या निर्यातक कौन है, कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए है, तो खट्टे फलों। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में दोस्तों, यही क्वेश्चन आया था। जो तस्मानिया मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपको बताया था ना, द्वीप है, तो वहाँ से क्वेश्चन बना था। तो ये वहीं से आपको याद रखना है कि जो उष्ण मतलब भूमध्य सागरीय वन होंगे उसमें जो खट्टे फलों के मतलब उत्पाद अधिक होते भूमध्य सागर के पास। अगला टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ है, तो सील मछली है। नीलगिरी अन्नामलाई पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहा जाता है, सोलास कहा जाता है, ठीक दोस्तों। अब देखें विश्व के वनों का वर्गीकरण, थोड़ा जूम करते। देखिए वन के प्रकार है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जहाँ वर्षा सबसे अधिक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। वनस्पति के नाम कौन है, महोगनी है, सिनकोना है, रोजवुड है, साइडर है, एबिनो है, कैल है। अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे होते हैं। इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है इंडियन ज्योग्राफी में। अगला उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती। टीक है, साल है, सागवन है, शीशम है, पीपल है, नीम, बेल, अमलतास है, पलास है। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय पर गिराते हैं। पर्वतीय वन में देवदार है, चीड़ है, पाइन है, स्प्रूस है, लार्च है। शंकुकार वृक्ष है ताकि पत्तियों पर बर्फ भोजपत्र न सह सके, यानी इस तरह के वन हैं ताकि जो है पत्र न जो है इस पर जो है बर्फ ना ठहर सके, ठीक, गिर जाए बर्फ। अगला है कटीले या मरुस्थलीय, तो 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा या 40 से कम होती है। यहाँ नागफली होगी, कटीली झाड़ियाँ होंगी, खजूर होंगे, बबूल होगा, खैर होगा, नीम होगा, कीकड़ होगा। इन पौधों की जड़ें लंबी एवं पत्तियाँ छोटी व कांटेदार होती हैं। सवाना देखिए 40 से 60 होते, छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते। यहाँ की जलवायु आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय है। मरंगियो वन सुंदरी के पेड़ है, खारे पानी से जीवित होते हैं। उसके बाद देखिए मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए कहीं भी आपको दिक्कत हुई हो थोड़ा बहुत तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या मेरी मजबूरी पड़ जाती है। अगर मैं आपको एक साथ नहीं बताऊँगा तो दिक्कत होगी इधर उधर। आज से थोड़ा जूम कर लिया मैंने, आपको एक साथ बता दिया सारी चीज़ें, और इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं जो याद करने लायक नहीं दोस्तों, कुछ नहीं याद करना होता है। बस हाँ ये होता है कि थोड़ा ये मतलब याद रखना होता है कि मतलब ये जो वनस्पतियाँ हैं कैसे कैसे हैं, थोड़ा याद। बाकी ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे भाई, हमारे लॉजिक पर चलेगा, ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, ठीक।
तो देखिए अब कल आपका जो है और कराएंगे एक वीडियो, तो हमारा जो है पूरी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हिस्ट्री पहले पढ़नी है या पहले जो है आपको साइंस पढ़नी है, जो आप कहेंगे। एक दिन में मैं पूरी जो है कोशिश करूँगा भौतिक विज्ञान ख़त्म करूँ, एक दिन में बायोलॉजी, एक दिन में केमिस्ट्री। वैसे ही मैं एक दिन में जो है प्राचीन इतिहास, एक दिन में मॉडर्न और एक दिन में मिडिवल। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपको पढ़ना होगा वो बताइएगा। सारा मतलब बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करिए, हिंदी के पीवाईक्यू सॉल्व करिए घंटे में 400-500। आप देखिए कितना कंटेंट है, बस आप पढ़िएगा मेहनत से, ठीक। और लाजवाब तरीके से बाकी मैं बता ही रहा हूँ। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। बाकी जो है मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।